डूम्सडे क्लॉक कॉमिक का पार्ट 10 शुरू होता है। अमेरिका के किसी मिलिट्री बेस में हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स न्यूक्लियर वेपन्स को रेडी कर रहे होते हैं, क्योंकि अमेरिका और रशिया के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है और पूरी दुनिया ने सुपरमैन पर भरोसा करना बहुत कम कर दिया है। लेकिन इस मिलिट्री बेस में बैटमैन इस न्यूक्लियर लॉन्चेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, साथ में उन सोल्जर से भी फाइट करने लगता है। कुछ दिनों से सुपरमैन इस दुनिया से गायब है, क्योंकि वो कोमा में पड़ा हुआ है। इसीलिए अमेरिका का प्रेसिडेंट का मानना है कि उन्हें अब ट्रेडिशनल वेपन्स पर स्विच करना पड़ेगा, जिससे वो फॉरेन अफेयर्स को संभाल सके। गौथम शहर में प्रोटेस्टर्स सड़कों पर चारों तरफ फैले हुए हैं। गौथम में एक गैंग वॉर भी चल रहा है, जोकर और विलन्स के बीच में। मिलिट्री बेस में बैटमैन पर अमेरिकन सोल्जर्स हावी होने लगते हैं। जस्टिस लीग मार्च पर गई हुई है, जिनका कुछ भी अता पता नहीं है, और पुतिन अपनी रशियन जस्टिस लीग को अमेरिका में भेजने वाला है अगर अमेरिका ने सुपरमैन को रशिया के हवाले नहीं किया। खैर, इस सारी न्यूज को ओज़मांडियस किसी अनजान जगह से देख रहा होता है, जैसे दुनिया में चल रहे सभी कांड वही कर रहा हो। वहीं वंडर वुमन की फाइट ब्लैक एडम के मेटा ह्यूमन से चल रही होती है। तभी ब्लैक एडम उसे लाइटनिंग अटैक देते हुए कहता है कि अब हम इस गवर्नमेंट के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, हमें अब कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। डायना, मैं जानना चाहता हूँ तुम हमारे साथ हो या नहीं, या फिर तुम गवर्नमेंट के साथ ही रहोगी। वहीं दूसरी ओर लेक्स लूथर लोइस को चल रहे केओस के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करता है कि आखिर में ये सब दुनिया में चल क्या रहा है। लेक्स लूथर लोइस से कहता है कि कुछ हफ्तों पहले ओज़मांडियस नाम का एक बंदा मुझसे मिलने आया था, जो किसी पैरेलल वर्ल्ड से बिलोंग करता है। उसने अपनी दुनिया में कई मिलियंस लोगों को मार दिया, जिससे वहां पर चल रहे वॉर को रोका जा सके। लेकिन अंत में उसकी दुनिया न्यूक्लियर वॉर के चपेट में आ जाती है। इसीलिए वो बंदा अब हमारे अर्थ पर आ चुका है, एक ऐसे बंदे को ढूंढने जो कि उसकी दुनिया को बचा सकता है। जिसके बाद लेक्स लूथर लोइस को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है, जहाँ वो लोइस को एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुमने कभी कार्वर कोलेमैन का नाम सुना है? वो एक एक्टर था जिसका मर्डर 1954 में हो गया था। कार्वर कोलेमैन की कुछ प्रॉपर्टीज और डॉक्यूमेंट मेरे अंडर आती हैं, जहां से मुझे ये फोटो मिली थी। इसमें जो आदमी है शायद इसका नाम जॉन है। ये फोटो 1938 में पहली बार ढूंढी गई थी, जिस पर लोइस लेक्स से पूछती है कि इस फोटो में ऐसा क्या स्पेशल है, आखिर तुम मुझे साबित क्या करना चाहते हो। जिस पर लेक्स लूथर उसे बताता है कि जब मैं छोटा लड़का था तब से मैंने कई सारी पुरानी चीजों को एक्सपोज किया है, लेकिन इस फोटो की स्टोरी मैं आज भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आज से 2 साल पहले मैंने इस यूनिवर्स में कुछ एनर्जी और एनोमलीज को ट्रैक किया था, जिससे मुझे लगा था कि कोई चीज हमारे यूनिवर्स में आ चुकी है। मैंने फ्लैश के मुंह से ये भी सुना था कि कोई टाइमलाइन में गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन फ्लैशेस का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जहाँ पर फ्लैश के मुंह से मैंने ये बात सुनी थी, वहाँ पर मुझे ये फोटो मिला था। शायद ये फोटो फ्लैश के रीबर्थ से कनेक्टेड है। मैंने तुम्हें कुछ और फोटोज और प्रूफ भी भेजे थे, जो कि प्रूफ करती है कि इस टाइमलाइन में गड़बड़ी की गई है, और इस फोटो का इससे बहुत बड़ा कनेक्शन है। जिसके बाद लेक्स लूथर ऐसी बहुत सारी सेम फोटोज लोइस लेन को दिखाता है, जिन फोटोज को लेक्स लूथर ने अमेरिका के कई जगहों से कलेक्ट किया होता है। जिस पर लोइस हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये फोटो टाइम ट्रेवल कर रही थी? जिस पर लेक्स लूथर कहता है, नहीं लोइस लेन, ये फोटो किसी के द्वारा छोड़ी गई है। खैर, ये सभी फोटोज हमने पूरी सीरीज में वहाँ पर देखी है, जहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन की प्रेजेंस होती है। और लेक्स लूथर का मानना है जिसने भी ये फोटोज यहाँ पर पूरी दुनिया में छोड़ी हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इतना ज्यादा पावरफुल कि जिसे लेक्स लूथर ने अपनी पूरी लाइफ में एनकाउंटर ना किया हो। इसके बाद हम न्यूज में हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड मौसम में खराबी होने लगती है, तेज तेज तूफान चलने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टेट वाइड ब्लैकआउट हो सकता है। जापान का मानना है कि मॉस्को में जो एक्सप्लोजन हुआ था, ये सब फायर स्टॉर्म की वजह से हो रहा है। मतलब वो फायर स्टॉर्म को उस एक्सप्लोजन का दोषी मानते हैं, और वेदर में हो रही गड़बड़ी को भी फायर स्टॉर्म को ही दोषी मानते हैं। जस्टिस लीग का ना होना अर्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। फ्लैश म्यूजियम को कुछ मेटा ह्यूमंस ने जला दिया है। कुछ ऐसा ही माहौल पूरी दुनिया में बन चुका है, जैसे दुनिया में होप खत्म हो चुकी हो। ओज़मांडियस इन सभी न्यूज को देख रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल भी होती है। ओज़मांडियस यहाँ पर कहता है, एक दुनिया जिसे याद रखा जाएगा,
उम्मीद करो ऐसा ही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओज़मेंडियस ने सैटर्न गर्ल और जॉनी थंडर को कैद करके रखा होता है, जहां सैटर्न गर्ल ओज़मेंडियस से कहती है, एड्रियन वेदित, अगर तुम्हारा प्लान सुपरमैन को डिस्ट्रॉय करने का है तो तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सुपरमैन किस मिट्टी का बना हुआ है। इसके बाद ओज़मेंडियस अपना ओरिजिनल प्लान बताते हुए कहता है कि मेरा ओरिजिनल प्लान डॉक्टर मैनहट्टन को ढूंढना था, जिससे मैं अपनी दुनिया को बचा सकूं। लेकिन जॉन से बात करने के बाद मैं समझ गया था कि वो मेरी दुनिया को बचाने में हेल्प नहीं करेगा, इसीलिए मैंने एक नया प्लान बनाया। मैं एरिका मैनसन को इस दुनिया में लेकर आया, क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन के साथ उन दोनों का कुछ पंगा था। जॉन ने मुझे बताया था कि उसने एरिका के बच्चे का फ्यूचर देखा है। एरिका का बेटा एक ऐसी महिला के द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा जिसका जॉन की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रह चुका है। इसीलिए मैं जानता था अगर मेरे साथ एरिका और मार्कोस मेरे शिप पर होंगे तो जॉन एरिका और मार्कोस को बचाने के लिए कुछ तो करेगा ही। तो जैसे ही हमारे शिप के पास एक न्यूक्लियर मिसाइल गिरती है, इसीलिए डॉक्टर मैनहट्टन को ना चाहते हुए भी हमें इस यूनिवर्स में टेलीपोर्ट करना पड़ता है। मुझे पता था जॉन किसी स्पेशल जगह पर ही गया होगा, एक ऐसी दुनिया जहां होप की कमी नहीं है, साथ में निराशा भी भरी हुई है। ये दुनिया सुपर हीरोज की वजह से चलती है जिनके पास सुपर पावर्स हैं, और इसीलिए जॉन यहाँ पर आया था। उसे लगता है कि सुपरमैन उसे डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर जॉन इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए मेरे दिमाग में एक प्लान आया जिससे मैं दोनों दुनियाओं को बचा सकता हूँ। दुनिया को लगता है सुपरमैन इस दुनिया को जोड़कर रखा हुआ है, पर तब क्या होगा जब पूरी दुनिया सुपरमैन के खिलाफ होगी। ओज़मेंडियस से हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल फाइल्स जिनमें मेटा ह्यूमंस की डिटेल्स लिखी हुई थी, उसको ओज़मेंडियस ने ही लीक किया था, जिसकी वजह से रसिया जान गई थी कि फायरस्टॉर्म एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ सुपर हीरो है। जिसके बाद फायरस्टॉर्म को बचाने के लिए सुपरमैन जब रसिया पहुंचता है, तब सुपरमैन ही ओज़मेंडियस की चाल में फंस जाता है। जिसके बाद पूरी दुनिया का भरोसा अब सुपरमैन से उठ गया है, और जो मॉस्को में ब्लास्ट हुआ था वो भी ओज़मेंडियस ने ही कराया था अपनी कैट बुबास्टिच की मदद से। जिसके बाद हुआ ये था, जस्टिस लीग उस ब्लास्ट के रेडिएशन को ट्रैक करते हुए मार्स पर पहुंच गई थी, लेकिन दुनिया को इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता है कि ओज़मेंडियस ही ये सभी चीजें कर रहा है, जिसमें रसिया अमेरिका के अगेंस्ट आ चुका है और अमेरिका और रसिया के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये सभी चाल ओज़मेंडियस की ही होती है। न्यूज में हम देखते हैं जहां पर वंडर वुमन ब्लैक एडम और उनके मेटा ह्यूमन से फाइट कर रही थी, वहां से थेमिस्केरा वालों ने वंडर वुमन को अपहरण कर लिया है, क्योंकि थेमिस्केरा वाले नहीं चाहते कि वंडर वुमन मेंस वर्ल्ड के मामलों में फंसे। जिसके बाद ब्लैक एडम और मेटा ह्यूमन से लड़ने के लिए अब इस अर्थ पर कोई भी नहीं बचता, जहां ब्लैक एडम पूरी दुनिया से कहता है कि अब हमसे लड़ने के लिए कोई भी नहीं है। जो हमारे साथ आना चाहता है वो अभी आ जाए, हम इस दुनिया को गवर्नमेंट की गुलामी से आजाद कर रहे हैं। लेकिन होता यह है, ब्लैक एडम से लड़ने के लिए एक सुपर हीरो अभी भी बचा होता है। हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर सुपरमैन जो कोमा में पड़ा हुआ था, उसे होश आने लगता है। सुपरमैन अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर सीधा ब्लैक एडम के सामने आ जाता है। सुपरमैन ब्लैक एडम से कहता है, ब्लैक एडम, मैं जानता हूँ बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। यहाँ सुपरमैन ब्लैक एडम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक एडम उससे कहता है, सुपरमैन, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था मेरे साथ आने का, पर अब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर सैटर्न गर्ल ओज़मेंडियस से कहती है कि तुम यहाँ जो भी खेल खेल रहे हो, सुपरमैन तुम्हारे इस खेल को रोक देगा, क्योंकि मैंने फ्यूचर देखा है। जिस पर ओज़मेंडियस सैटर्न गर्ल से कहता है कि मुझे लगता है सुपरमैन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सुपरमैन को तुम्हारे बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है। जिस पर सैटर्न गर्ल फ्यूचर देखते हुए कहती है, हाँ, सुपरमैन को मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद होता यह है, अचानक से यहाँ से सैटर्न गर्ल डिसअपियर होने लगती है। जिस पर ओज़मेंडियस सैटर्न गर्ल को बताता है कि उसकी थ्योरी के हिसाब से अब सैटर्न गर्ल इस टाइमलाइन का हिस्सा नहीं है, इसी वजह से सैटर्न गर्ल इस टाइमलाइन से डिसअपियर होने लगती है। सुपरमैन ब्लैक एडम से फाइट नहीं करता, मगर सुपरमैन सीधा डॉक्टर मैनहट्टन के सामने पहुंच जाता है। डॉक्टर मैनहट्टन के हिसाब से सुपरमैन उसके सामने बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचा है
और यहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन और सुपरमैन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और यहीं पर डूम्सडे क्लॉक कॉमिक का पार्ट 10 एंड हो जाता है। हम मिलते हैं डूम्सडे क्लॉक कॉमिक के पार्ट 11 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।